जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, रुक्मणी प्रकाशन का बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का वॉल्यूम 1 का हम लोग सेट लेके आए हैं, द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा। क्योंकि हमने बोला था अल्टरनेट डे चलेगा, एक यूनिक पब्लिकेशन का तो एक रुक्मणी पब्लिकेशन का। ठीक है, डेली वाइज पे जो चलेगा हम लोग का डेली चलने वाली है। ठीक है, ये सेट प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज रहेगा विथ फुल डिस्कशन। इसमें 24 सेट्स है ना। आज पहला सेट्स ये सरप्राइज टेस्ट रहेगा आप लोगों को, ये नहीं पता चलेगा कि हाँ आज पहला है या दूसरा या तीसरा, ऐसा कुछ नहीं बताने वाले। ठीक है दोस्तों इसमें, लेकिन जो यूनिक पब्लिकेशन है उसमें बाय पूरे चलेंगे हम लोग, पहले प्रीवियस सेट फिर मॉडल प्रैक्टिस सेट। तो आज की जो सेट प्रैक्टिस है आप लोग की सरप्राइज टेस्ट सीरीज, इसमें 5 नंबर होने वाली है। जो पहला सेट प्रैक्टिस हम लोग करेंगे ये 5 नंबर। ठीक है, इसमें कोई भी हम सेकंड कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आप लोगों को बताना नहीं है, सीधे हम लोग सेट लेके आएंगे और बताएंगे कि हाँ आज की सेट ये है। तो ये आज हम लोग करने वाले हैं, ये पहला टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगी। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो देखिए टेस्ट सीरीज जो है 5, इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि अपना स्कोर क्या रहता है। अपना कॉमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? कब किया गया था बताइए। आंसर क्या बनेगी इसकी? राइट आंसर बनेगी बी, 2009 से 10 में किया गया था। 2009 से 10 को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था ना। अनुच्छेद 243 243 के ग 243 के ग के अधीन जो है राज्य विधानमंडल को विधि के द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्ति प्रदान किया गया है। और 243 के ख में कहा गया है कि ग्राम पंचायत के गठन के संबंध में राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जाना सुनिश्चित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो भारत और चीन के बीच में हुआ था। आंसर बनेगा ए, राइट आंसर। पंचशील समझौता यह होती है 29 अप्रैल की, 29 अप्रैल 1954 में होता है, 1954 में होता है। 29 अप्रैल को भारत और चीन के बीच में होता है। पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो उस समय भारत के वर्तमान में जो है उस समय के वर्तमान में कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और चीन का पूछे कि चीन का कौन थे पीएम, तो उस समय चीन के पीएम थे, उनका नाम था चाउ एन लाई। चाउ एन लाई इनका नाम था, यह भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। नेहरू का पंचशील सिद्धांत जो है बौद्ध धर्म से ग्रहण किया गया था। और अनुच्छेद जो है 51 के अनुसार राज्य जो है मतलब भारत अंतर्राज्यीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा तथा अन्य राज्यों के बीच न्याय और शांतिपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयत्न करेगा, ये बोला गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है पंचशील भारतीय विदेश नीति का आधार है। गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है और पंचशील, यह भारतीय विदेश नीति का क्या है? आधार है। अगला प्रश्न देखिए कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? कितने जिले हैं टोटल? तो आंसर हम लोग का बनेगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल 38 जिले हैं। ठीक है, टोटल 38 जिले हैं, लेकिन बिहार में कुल 40 पुलिस जिले हैं। पुलिस यदि जिले पूछे तो 40 होगा, लेकिन ऐसे जिला जो है हमारे पास 38 है। ठीक है, और ये दो कौन कौन है तो देख लीजिए, नौगछिया है और बगहा है। ये दो पुलिस जिला है जिसके कारण 40 टोटल पुलिस जिला हो जाता है। और सबसे अधिक जिला किस राज्य का है? 75 है। किसका? यूपी का। ये भी याद रखें कि यूपी का 75 है। और बिहार का 38वां जिला कौन बना है ये भी याद रखें। तो 38वां जिला जो बना है इसका ये है अरवल। कौन है? अरवल बना है। और बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या कितना है? प्रमंडलों की संख्या, तो बिहार में कुल प्रमंडल 9 है। ठीक है, और बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। ये भी एक लाइन में इसको भी याद करते चलिए। और राजकीय पशु गौरैया। ठीक है, और राजकीय पुष्प बता दीजिए। गेंद फूल है, गेंदा का फूल। और राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। और राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। ठीक है, बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये है 243 विधानसभा की। ठीक है, बिहार विधानसभा की। और राज्यसभा में बिहार की सीटें कितनी है? टोटल 16 है राज्यसभा के लिए, और लोकसभा के लिए 40 है। और यदि पूछे कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है तो 75 है। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या बनता है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? कौन था?
आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा राल्फ फिच। आंसर बनेगा, राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। बिहार का यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री राल्फ फिच था। और राल्फ फिच अकबर के समय में आया था। और सर थॉमस रो जो थे, ये जहांगीर के दरबार में आए थे, है ना। तो अकबर के बेटे हुए ना जहांगीर, तो इसके बाद में तो ये 1615 में आए थे थॉमस रो, लेकिन उससे पहले राल्फ फिच आए थे। और जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज जो थे कैप्टन हॉकिन थे। कब थे? तो वो आए थे 1609 ईस्वी में। 1609 ईस्वी में थे। भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री जो है कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो सूरत में। यह भी याद रखिए, भारत में सूरत में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? तो 1608 ईस्वी में। अगला पॉइंट बनता है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन क्रम क्या है? पहला पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेजी, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी आए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? क्या था पहली पंचवर्षीय योजना का आधार? तो आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, हैरड डोमर मॉडल पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक चला था? तो ये 1951 से लेके 1956 तक चला था। 5 वर्षों का होता है पंचवर्षीय योजना। इसमें बता दें आपको कि पंचवर्षीय योजना जो पहला हैरड डोमर मॉडल पे हुआ था, दूसरा जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पे हुआ था। और प्रथम में मुख्य प्राथमिकता क्या थी? हैरड डोमर मॉडल पे जो आधारित था, इसमें प्रथम मुख्य जो है प्राथमिकता क्या थी? तो इसमें था कृषि। क्या था? कृषि एवं सिंचाई इसकी प्राथमिकता थी। और दूसरा जो था पीसी महालनोबिस वाले, इसमें क्या चीज़ का प्राथमिकता दिया था? तो इसमें भारी उद्योगों का। किसका दिया था? भारी उद्योगों का इसमें प्राथमिकता दिया गया था। अगला प्रश्न देखें कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान जो है अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? मतलब कि अशोक का स्तंभ जो है कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली लेकर आया था, तो यह कौन था? आंसर बताइए। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक ये करने वाला था। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी बन जाएगा यहाँ पे। दिल्ली के सुल्तान जो है फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा से अशोक का स्तंभ को दिल्ली लेकर आया। हरियाणा के जो अंबाला जिले में टोपरा नामक गांव का अशोक का एक अभिलेख था, जिसे फिरोज शाह दिल्ली लेके आए। इस स्तंभ पर जो है अशोक ने 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण किए थे। अशोक का दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को फिरोज शाह दिल्ली लेकर आया था। फिरोज शाह तुगलक जो है इसका कार्यकाल जो रहता है 1351 से लेके 1388 तक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ठीक है ना, यह ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया कौन? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने जो है तुष्टीकरण नीति को अपनाया था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राज्य की आय और ब्यौरा को तैयार करवाया था। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से घटनाओं के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले दिख रही है चंपारण। ये कब हुआ था? 1917 में। क्या? उसके बाद कौन से आ रही है? ये हमारा 1919 में होती है, 1919 में होती है। 1919 कर रहे हैं 1919। और ये तो पता ही है कब, 1921 में होती है। और ये 1922 में होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले हमारा सी आ रहा है। सी वाला कौन सा है? एक डी है और एक सी है। उसके बाद हमारा 1919, मतलब ए, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। उसके बाद 21 मोपला, यानी डी आना चाहिए। डी इसमें है, इसमें बी है, तो ये कब कैंसिल हो गया? आंसर हमारा बन गया ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आप लोगों को क्रम बता दिए यहाँ पे। अमृतसर घटना जो आपको पता ही है, जालियांवाला बाग हत्याकांड से होती है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटित होती है। और मोपला विद्रोह जो है 1921 में होता है। यह मोपला विद्रोह कहाँ से संबंधित है दोस्तों? तो यह केरल से संबंधित है। मोपला विद्रोह केरल में 1921 में हुआ था। मुस्लिम किसानों का जमींदार एवं अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में है। और चौरी चौरा घटना के बारे में तो जानते ही, 5 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर के चौरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन पर जो घटित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए कि जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुए थे? तो यह विभाजित कब हुए थे? आंसर इसका बनेगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुए थे, विभाजित हुए थे। ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुए थे। तो देखिए इसका जो जैन धर्म है, स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर और दिगंबर, स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर थे, है ना। स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर, जबकि दिगंबर किसके नेतृत्व में थे? भद्रबाहु के
नेतृत्व में। प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्रा में, ये भी याद रखें। और सबसे पहली जो है बौद्ध संगीति हुई, जैन संगीति जो हुई थी वो कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व पहले हुआ था। कब हुआ था? तो 300 ईसा पूर्व पहले, 300 ईसा पूर्व पहले हुआ था। अध्यक्ष उस समय अस्तुलभद्र थे, जो श्वेतांबर संप्रदायक थे, है ना। और दूसरी जो होती है, ये तो पहली जैन संगीति है, दूसरी जैन संगीति जो है 512 ईस्वी में, 512 ईसा पूर्व नहीं, 512 ईस्वी में होती है, ठीक है। और ये कहाँ पे होती है दोस्तों? यह जो है वल्लभी में होती है। उसके अध्यक्ष थे ये थे छमश्रवण थे, है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला हमारा प्रश्न बनता है कि प्रसिद्ध जो है रेशम मार्ग पर किस वंश के शासक का अधिकार था? किस वंश का था दोस्तों? तो रेशम मार्ग सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो था कुषाणों के समय में था। तो आंसर हमारा बनेगा, राइट आंसर सी बनेगा यहाँ पे, है ना। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर जो है कुषाण वंश का अधिकार था। रेशम की जन्मभूमि किसको कहते हैं हम लोग? चीन को कहते हैं, ठीक है। और चीन से निर्यात होने वाले रेशम मार्ग पर कुषाणों का अधिकार था होने के कारण काफी यह लाभ भी हुआ था। इसकी राजधानी जो थी कुषाणों की कहाँ पे थी? तो पुरुषपुर में थी इसकी राजधानी। कुषाण जो है, कनिष्क जो है कुषाण वंश का महानतम शासक थे और कनिष्क ने चीन के सेनापति जो है पान चाओ से युद्ध किया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला हमारा प्रश्न बनता क्या है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है? कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत किए गए हैं? तो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। महिलाओं के ग्राम पंचायत में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है। भारतीय संविधान भाग 9 के तहत जो आर्टिकल 243 घ के 3 में हम लोग देखते हैं, घ के 3 के अंतर्गत जो है पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। देवनागरी लिपि का हमें सही क्रम बताना है। देवनागरी लिपि का सही क्रम होगा क्या? तो देखिए, देवनागरी लिपि अभी बोला जाता है, इससे पहले प्राचीन में क्या बोला जाता था? तो प्राचीन में आपको पता है क्या बोला जाता था? उसे ब्राह्मी लिपि बोला जाता था। सबसे पहले क्या बोला जाता था? इसको ब्राह्मी लिपि बोला जाता था, ठीक है। और ब्राह्मी के बाद क्या हुआ था? गुप्त। तो देखिए यहाँ पे ब्राह्मी पहले, उसके बाद गुप्त, उसके बाद नागरी, तब बना देवनागरी। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे। मूल रूप से ब्राह्मी लिपि जो है भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है ना। भारत में लिपि उपस्थित का प्रथम साक्ष्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से प्राप्त होता है। मैथिली को जो है मिथिलाक्षर लिपि या फिर कैथी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। यह लिपि जो है बांग्ला लिपि से मिलती जुलती है। कौन सी? तो मैथिली लिपि। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों का बोधिसत्व का आंकलन मिलता है? कौन से गुफा में मिलता है? तो आंसर बताइएगा। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कन्हेरी की गुफा में यह मिलता है। 11 सिरों का बोधिसत्व का आंकलन कन्हेरी सॉल्सेट द्वीप पे अवस्थित है। कन्हेरी जो गुफा है ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो सॉल्सेट द्वीप पे है। बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है, बौद्ध धर्म से संबंधित यह गुफा है। और कार्ले का चैत्य जो है भारत में सबसे बड़ा चैत्य है। और प्राचीन अभिलेखों में कान्हा शैल जो है और कृष्णगिरी कान्हागिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्ध का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न देखिए कि सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुखी थे। सरदेशमुखी स्वराज्य का राजस्व का कितना वसूला जाता था? कितना वसूला जाता था? तो 1/10 भाग वसूला जाता था। आंसर बनेगा यहाँ पे डी। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुखी थे। सरदेशमुखी राजस्व का 1/10 भाग वसूला जाता था। शिवाजी मराठा राज्य के संस्थापक थे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ मराठा राज्य के द्वितीय संस्थापक थे। और बाजीराव प्रथम जो सबसे महान पेशवा था, बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था। अगला प्रश्न है हमारा कि मराठों और अहमद शाह अब्दाली का मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? कौन था पेशवा? तो आंसर बनेगा हम लोग का राइट आंसर बी, बालाजी बाजीराव थे। राइट आंसर यहाँ पे बी बनेगा, बालाजी बाजीराव। मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जो है पेशवा बालाजी बाजीराव थे। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को क्या कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है
ईरान का नेपोलियन। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था, कब? 1739 में। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा सेना का वास्तविक नेतृत्व कौन किए थे? सदाशिवराव भाऊ किए थे। सदाशिवराव भाऊ किए थे। और नादिर शाह के सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान में अलग ही राजा स्थापित किया था। अहमद शाह अब्दाली जो 1748 से लेकर 1768 के बीच भारत पर लगभग 8 बार आक्रमण किया। कितने बार? 8 बार आक्रमण किया है। तो जैसे हम लोग जानेंगे, प्रथम ये पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? 1761 में हुआ था, अफगान और मराठों के बीच में, जिसमें मराठा पूरी तरह से हार गए थे। और दूसरी जो होती है कब होती है? तो 1756 में होती है। तो यह जो होती है इसमें क्या होता है दोस्तों? तो ये अकबर और हेमू के बीच में होता है, जिसमें अकबर जीत जाते हैं। सबसे पहले कब होती है दोस्तों? पानीपत की 1526 में होती है। उसमें जो है बाबर और लोधी के बीच में था, जिसमें बाबर पूरी तरह से जीत जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि कृष्णा नदी पर स्थित जो है श्री सैलम बांध किस राज्य में है? श्री सैलम बांध जो है यह किस राज्य में पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंसर नंबर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन डी। कृष्णा नदी पर स्थित श्री सैलम बांध जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है। 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, है ना। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का ही हुआ था। कब? 1953 में हुआ था। सबसे पहले आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना कब हुआ था? तो यह 2 जून को हुआ था। 2 जून 2014 को हुआ था। कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन सागर बांध अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने किए थे? तो यह कौन किए थे? उधम सिंह किए थे। आंसर बनेगा यहाँ पे सी, उधम सिंह। माइकल ओडायर की हत्या भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने किया था 13 मार्च 1940 को। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के जो है सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर जो थे सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी में विरोध हो रहे थे। जनसभा पर जो अंधाधुंध गोली चलाया था जनरल डायर जो चलवा दिया था। इसी कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज, और एक और पॉइंट है इसमें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर की सहायता किया था। जनरल डायर जो था उसकी सहायता कौन किया था? एक भारतीय था, उसका नाम था हंसराज, वो सहायक किया था यहाँ पे। और शंकरन नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दी थे। कौन? शंकरन नायर। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जाला नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। और इसी के समय जो है महात्मा गांधी कैसर हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर भी अपना वो वापस लौटा दिए थे, सरहिंद की उपाधि, है ना। बहुत आदमी उस समय आंदोलन पे आए थे। अगला प्रश्न हमारा बनता क्या है? नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाब के द्वारा सिंचित होता है? तो कौन सा राज्य है ये? तमिलनाडु है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु यहाँ पे होगा। तमिलनाडु में अधिकतम सिंचाई तालाब से होता है। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा नलकूप यानी बोरिंग बोल सकते हैं उससे होता है। और भारत में कृषि मानसून से प्रभावित होती है। भारत की जो कृषि है मानसून से ज़्यादातर प्रभावित होती है। आपको अभी भी बता दें कि देश में कुल कृषि भूमि के केवल 40% भाग ही शुद्ध सिंचाई से होती है, लेकिन 60% भाग अभी भी वर्षा पर ही निर्भर रहता है। ये अगला प्रश्न है कि सूची 1 और 2 को हमें मिलाना है। तो आइए देखते हैं हम लोग सूची 1 और 2 क्या है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हंगुल बाघ मतलब टाइगर, और सिंह मतलब लायन, और राइनोसोर्स। बताना है कि ये किस राष्ट्रीय उद्यान में रहते हैं लोग, है ना। तो राइनोसोर्स किस राष्ट्रीय उद्यान में रहता है दोस्तों? राइनोसोर्स जो है काजीरंगा में रहता है, ये तो पता है। काजीरंगा कहाँ पे पड़ता है? असम में पड़ता है। काजीरंगा असम में पड़ता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा लायन मतलब ये शेर जो है कहाँ पे रहता है? गिरवन। गिर कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात। गिरवन गुजरात में पड़ता है। बाघ कहाँ पे रहता है? सुंदरवन में। ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। और लास्ट बच गया हमारा हंगुल जो कहाँ रहता है? दाचीग्राम में। दाचीग्राम कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए, सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ स्थित है? किस राज्य में है सतोपंथ ग्लेशियर? तो आंसर बताइए क्या बनेगा? आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी,
उत्तराखंड राज्य में है सतोपंथ ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? लद्दाख में है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जो है, सियाचिन भारत और पाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित है। सतोपंथ ग्लेशियर जो है बद्रीनाथ से 17 किलोमीटर दूर पर अवस्थित है। इस ग्लेशियर से अलकनंदा नदी जो है गुजरती है। सियाचिन बता दें आपको विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है जहाँ पे सैनिक छावनी भी है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय कार्य विधि भारत की देन है? कौन है भारत की देन? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, शून्यकाल जो है यह भारत की देन है। और शून्यकाल भारतीय प्रणाली में जो कब आया था? तो 1962 में, 1962 में शुरू हुआ था। बता दें अनुच्छेद 111 के अधीन जो है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक पर जब हस्ताक्षर करता है तब वो अधिनियम बन जाता है। राष्ट्रपति के वीटो शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 111 में वर्णित है। अगला प्रश्न हम लोग का बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आंसर बनेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है कि वित्त आयोग की संतुतियां हैं। वित्त आयोग की संतुतियां क्या है? सरकार के द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दिया जाए। आंसर यहाँ पे बनेगा, राइट आंसर डी होगा, वित्त आयोग की संतुतियां। बता दें भारतीय अनुच्छेद 280 में क्या कहा गया कि 280 के अधीन वित्त आयोग का जो है गठन किया जाता है और राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष पर जो है वित्त आयोग का गठन करते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखिए, अगला हमारा प्रश्न बनता है कि मंत्रिपरिषद से इस्तीफा मतलब त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबंधित करते हैं? मंत्री परिषद से यदि आपको त्याग देना है तो ये मंत्री किसको अपना त्याग पत्र देंगे? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को देंगे अपना त्याग पत्र। मंत्री जो है राष्ट्रपति के नाम से संघ के मंत्रियों के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति को देंगे। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया है? किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया है। अनुच्छेद 1 में बोला गया है कि राज्यों का संघ है भारत और भारतीय संविधान की सामान्य विशेषता जो है संघात्मक ढांचा है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है जो संघात्मक ढांचा को दर्शाता है। केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा है और डी बसु ने भारतीय संविधान को एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण बोला है। कि लोकसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकते हैं? कौन भंग कर सकते हैं? तो इसे भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पे। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य कौन है? आसियान का फुल फॉर्म होता क्या है दोस्तों? ASEAN। आसियान का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना। तो इसमें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का ये संघ है। तो इसमें सदस्य देश शामिल है म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। तो आंसर इसमें बन क्या जाएगा? बच रहा है ये बांग्लादेश। तो आंसर बनेगा सी, बांग्लादेश इसमें शामिल नहीं है। इसकी स्थापना कब होती है? 1967 में होती है। 1967 में इसका स्थापना होता है। इसका मुख्यालय क्या है यानी हेडक्वार्टर इंडोनेशिया जकार्ता में पड़ता है। भारत जो है इसकी पूर्व संवाद भागीदारी कब बना? तो 1996 में बना भारत। इसकी पूर्व संवाद सहभागी बना है भारत, ठीक है। और 11 नवंबर 2022 को नेपेह में आयोजित शिखर सम्मेलन में आसियान ने तिमोर लेस्ते को 11वां सदस्य के रूप में स्वीकृत करने की सहमति अभी जताया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों के संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो यह कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40 जो है यह हमें क्या करता है? ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देशित करता है। अनुच्छेद 40 को भारतीय संविधान की गांधीवाद दर्शन भी माना जाता है। नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान के भाग कितने में आता है? भाग 4 में आता है। अनुच्छेद कितना से कितना तक? 36 से लेकर 51 तक रहता है। भारतीय संविधान के भाग 4
जो है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित किया गया है। अनुच्छेद 1 में क्या है ये बताइए दोस्तों। अनुच्छेद 1 में है संघ के नाम और राज्य क्षेत्र, और आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत है, आर्टिकल 20 में क्या है अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 के क में क्या है तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को दिया जाना, और 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि एक मार्क क्या है यहाँ पे। एक मार्क यहाँ पे क्या है तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी, गुणवत्ता गारंटी की मोहर है यहाँ पे, आंसर बनेगा डी। अगला प्रश्न देखिए, इसका राइट आंसर होगा गुणवत्ता गारंटी के मोहर। अगला है कि जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाता है जरवा जनजाति, आंसर बनेगा ऑप्शन डी, निकोबार द्वीप में पाई जाती है। निकोबार द्वीप जरवा जनजाति पाई जाती है, इसकी समूह वहाँ पे भारत में सबसे अधिक आधा जनजाति में है। यह जनजाति जो बता दें आपको दक्षिण मध्य अंडमान द्वीप के पश्चिमी तट पर पाई जाती है। इसके संरक्षण के लिए भारत सरकार जो है जरवा संरक्षित क्षेत्र का निर्माण भी किया है। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, भील जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी है, और गोंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, कहाँ से होकर गुजरती है तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, आंसर यहाँ पे बनेगा बी। एक देशांतर का भूमध्य रेखा पर दूरी कितना होता है 111.32 किलोमीटर होता है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर 21 मार्च को, भूमध्य रेखा पर 21 मार्च याद रखें, भूमध्य रेखा पर 21 मार्च तथा विषुवत रेखा पर 23 सितंबर को रात और दिन क्या होते हैं बराबर होते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरता है। भूमध्य रेखा जो है कुल 13 देशों से होकर गुजरता है। एशिया महादेश में कौन कौन है, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, और दक्षिण अमेरिका में पड़ता है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, और अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है युगांडा, केन्या और सोमालिया। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में कौन भाग नहीं लेते हैं, भाग इसमें लेते कौन नहीं है तो लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे। आर्टिकल 54 में अनुच्छेद 54 में बोला गया है क्या हमारा कि निर्वाचन मंडल की चर्चा है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं ले सकते हैं, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण जो है कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण है तो कौन है, आंसर बताइएगा। आधारभूत एवं उपभोक्ता, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बन जाएगा हमारा। आधारभूत और उपभोक्ता वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा बनता है क्या, इससे जुड़े एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देते हैं आपको कि प्राथमिक क्षेत्र जो है हमारा, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है। प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि, पशुपालन, वन, खान, मत्स्य पालन ये सब आता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है विनिर्माण, उद्योग, और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न देखें कि 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 जो अंतरिक्ष यान में भेजा गया है यह कहाँ से भेजा गया है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, चंद्रयान से एक नई क्वेश्चन तो रहता ही रहेगा, तो बताइए क्योंकि हमारा सफल पूर्वक ये रहा है ना, तो बताइए ये इसरो जो भेजा है चंद्रयान तृतीय को कहाँ से भेजा है, आंसर बताइएगा। आंसर बनेगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बनेगा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया, ठीक है। चंद्रयान प्रथम बताइए कब लॉन्च किया गया, यह लॉन्च किया गया 2008 में। चंद्रयान प्रथम 22 अक्टूबर को किया गया था, 22 अक्टूबर को चंद्रयान प्रथम किया गया था। तत्कालिक इसरो अध्यक्ष उस समय थे माधवन नायर, है ना। और चंद्रयान ये तो पहला है मेरा, दूसरा जो है कब लॉन्च किया गया था तो दूसरा 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था जो असफल रहा था। और तीसरा तो आपको पता ही है, और इस समय अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो इस समय अध्यक्ष थे के सिवन थे। और तीसरा तो आपको पता ही, यहाँ पे डेट भी दिया है 14 जुलाई को ही 2023 को किया गया, है ना। और ये कहाँ पे किया गया दोस्तों, इस समय मतलब अध्यक्ष कौन थे तो एस सोमनाथ अध्यक्ष रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए कि जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है तो उन्हें
मांग निक्षेप कहा जाता है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मांग निक्षेप। भारत का प्रथम व्यावसायिक बैंक अवध व्यवसायी बैंक है। इसकी स्थापना होती है 1881 में, 1881 में। पूर्णतः भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक जो है पंजाब नेशनल बैंक है। कब? 1894 में, 1894। पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। भारत का सबसे पुराना बैंक जो है इलाहाबाद बैंक है। यह 1865 में इसकी स्थापना होती है, इलाहाबाद बैंक की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित जो संबंध संघीय बजट से है? किसका है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का संबंध जो है संघीय बजट से है। कटौती प्रस्ताव होता क्या है? तो देखिए, बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान सदन सदस्य को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है, वे मात्र कमी कर सकते हैं, और ऐसे वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं: प्रतीक कटौती, नीति कटौती और मितव्ययी कटौती। अगला प्रश्न देखिए कि पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार के कितने हस्तियों को चुना गया है? 2023 में तो कितने हस्ती को चुना गया है? ये चुने गए हैं टोटल 3। आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी। और 3 ये हस्ती जो है पद्मश्री के लिए चुने गए हैं, इनका नाम क्या है? सुभद्रा देवी जो पेपर मेसी कला यानी मधुमरी पेंटिंग से हैं, आनंद कुमार जो शिक्षा क्षेत्र पता है पटना के हैं, और कपिल देव प्रसाद जो हस्तकरघा, ये कपड़ा के लिए दिया गया है इनको। अगला प्रश्न देखिए कि मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है, क्या होता है परिणाम इसका? तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, निर्यात में वृद्धि और भुगतान में संतुलन का सुधार। आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में 1949, 1966 और 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था, स्वतंत्र भारत में हुआ था ये। अगला प्रश्न है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? कितनी संख्या है टोटल? तो इसका संख्या है टोटल 20। आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर डी। इकोलॉजी परिस्थिति का अध्ययन कहा जाता है। इकोलॉजी में जो है परिस्थिति का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मुख्य मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। और कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 60 है, ठीक है। और पारिस्थितिक क्षेत्रों की संख्या 20 है। अगला देखिए, तिब्बत के पठार की समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई इसकी 5 किलोमीटर है। आंसर इसमें भी राइट आंसर डी होगा। तिब्बत स्थित जो है पामीर के पठार यानी विश्व का छत भी कहा जाता है, और तिब्बत जो है चीन के अधीन अभी है, ये तो पता ही है। अगला प्रश्न देखिए, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में कौन पर्वतीय क्षेत्र केवल एक ही राज्य में फैला है? कौन पर्वतीय क्षेत्र जो है सिर्फ एक ही राज्य में है? आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अजंता की पर्वत श्रेणी जो केवल एक ही राज्य में फैला है, पश्चिम भारत में स्थित है ना। तो अजंता पर्वत श्रेणी जो है महाराष्ट्र में सिर्फ है। भारत के पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिम घाट या सह्याद्री भी कहते हैं ना। पश्चिम घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन है? कलसुबाई है। और पूर्वी घाट कोरोमंडल। अगला है, निम्नलिखित देशों के मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है? कौन सुमिलित नहीं है? तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इटली का यूरो नहीं है। इटली का है क्या दोस्तों? तो आइए हम लोग देखते हैं, इटली की मुद्रा जो है लीरा है। क्या है? लीरा। इटली की मुद्रा है लीरा, ठीक है। देखिए, बुल्गारिया की लेव ठीक है, अल्बानिया का लेक भी ठीक है, और मोल्दोवा के लीव भी सही है। बस इसका गलत था, यूरो नहीं, इसका होगा लीरा, है ना। यूरो क्रोएशिया का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसका कारण प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाहित होती है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे। मई जून में चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है? उत्तर भारत में लू कहलाती है। भारत में जो वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। भारत में मानसून अरब सागर से सर्वप्रथम प्रवेश करती है, और लौटती मानसून को उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं, जिससे तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कि हमारा भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? कौन करता है? तो आंसर बनेगा हमारा बी, उत्तर पश्चिम एवं पश्चिम भारत। आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी बनेगा। गुजरात और महाराष्ट्र भारत में मुख्य
कपास उत्पादक राज्य हैं कौन? महाराष्ट्र और गुजरात। कपास की खेती जो है काली मृदा में अधिक होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना यानी ईख का उत्पादन होता है। चीनी का अधिकतम मिल जो है कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कपास की जन्मभूमि भारत को माना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अलमाटी बांध किस नदी पे है? अलमाटी बांध किस नदी पे है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी पे है। अलमाटी बांध परियोजना उत्तर कर्नाटक में जो है कृष्णा नदी पे स्थित है। यह परियोजना 2005 में, कब? तो 2005 में बनकर तैयार हुआ। हीराकुंड बांध जो है कौन? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पे है दोस्तों? तो महानदी पे है जो उड़ीसा में पड़ता है। और हनुमान बैराज यह कोसी नदी पे स्थित है। त्रिवेणी नहर गंडक से निकलती है और कोसी नदी को बिहार का सुख कहते हैं। कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के कारण कुख्यात है। अगला देखिए, टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पे है। टिहरी बांध जो है किस पे है? भागीरथी पे है। भखरा नंगल जो है सतलज नदी पे है। सरदार सरोवर नर्मदा पे है और हीराकुंड तो महानदी पे पता ही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि देश के निम्नलिखित राज्य में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो सबसे जो पूरब में होगा, सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अरुणाचल प्रदेश को जो है देवांग घाटी में सूर्य का प्रकाश जो है भारत में सबसे पहले पड़ता है। कहाँ पे? देवांग घाटी में सबसे पहले पड़ता है। भारत में सबसे अंत में सूर्य अस्त जो है गुजरात राज्य में होता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय तथा गुजरात में सूर्यास्त के लगभग अंतर जो होता है कितने समय का होता है? 2 आवर का, 2 घंटे का होता है। भारत के पश्चिमी और पूर्वी देशांतर के मध्य जो है 30 डिग्री का देशांतर रेखा विस्तृत है। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? कौन है पहले भारतीय एथलीट? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा है। 2023 में जो है हंगरी में आयोजित जो हुआ था उसमें लगभग 88.17 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? कहां पर किया गया है दोस्तों? तो आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, लॉस एंजल्स में किया गया। लॉस एंजल्स पड़ता कहाँ है ये दोस्तों? यह और हुआ कहाँ था? बिहार के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन लॉस एंजल्स में पड़ता है। जून 2020 में छठे जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जून 2020 में यूएसए के लॉस एंजल्स में विवेकानंद विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। इसका नाम क्या है? लॉस एंजल्स में जो यूएसए में पड़ता है इसका नाम है विवेकानंद विश्वविद्यालय, योग विश्वविद्यालय नाम है। बिहार के मुंगेर में जो है विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय स्वामी सत्यानंद दुख के द्वारा 1963 में, कब? 1963 में ही स्थापित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के पहले यूएन के तत्वाधान में 2015 में प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया गया। भारत में योग दर्शन के जनक कौन है? पतंजलि है। पतंजलि के द्वारा योग सत्र मतलब योग शास्त्र की पुस्तक लिखी गई। योग में कुल कितने रूप से चक्र हैं? 7 हैं, है ना। अगला प्रश्न देखिए, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर बनेगा रस्किन बॉन्ड है। आंसर यहाँ पे बी होगा। ये 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये 47 है, ये 49 है आपकी, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है यह पुस्तक। अगला प्रश्न देखते हैं कि 29 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षण करने का प्रावधान किया गया है। यह कैमे संविधान संशोधन विधेयक है? कैमा है संविधान विधेयक? आंसर क्या बनेगी इसकी? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 128वां है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक है जो लोकसभा में ये पटल पर रखा गया था 29 सितंबर 2023 को। यह महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन जो विधेयक है 2023 नाम से लाया गया था, जिसे दोनों सदनों ने पारित कर दिया। अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है कि सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट जीता? तो किसको हरा के दोस्तों? श्रीलंका को हरा के। आंसर क्या बनेगा हमारा यहाँ पे? राइट आंसर बी हो जाएगा। इसमें श्रीलंका को बुरी तरह से हरा दिया। और ये हाल ही में आईसीसी
जो विश्व टेस्ट चैंपियन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में हराया है। ऑस्ट्रेलिया इसमें जीत गया है WTC में, और इंडिया इसमें हार गया है दोस्तों। बता दें कि विश्व टेस्ट चैंपियन जीतने के साथ ऑस्ट्रेलिया पहली ऐसी टीम बन गई जिसने आईसीसी क्रिकेट में 4 खिताब जीते हैं। 8वां आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2022 का आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को हराकर दूसरा बार विश्व कप जीता है। अगला T20 विश्व कप 2024 में कहाँ पे होगा, तो USA, अभी 2 जून से स्टार्ट होने वाली है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित है। अगला प्रश्न देखें कि निम्नलिखित अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हमें बताना है। तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, देखिए आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, CuSO4 प्लस Fe, ये बनाएगा FeSO4 प्लस Cu, है ना। ये हमारा विस्थापित अभिक्रिया है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति कितनी होनी चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों, तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री से ऊपर ताप होनी चाहिए, तब चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु है। आंसर बनेगा ऑप्शन ए। अगला है कि प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पे पाई जाती है, यह कहाँ पे पाई जाएगी, तो आंसर बनेगा ए, उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में पाई जाएगी। आंसर बनेगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में पाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उष्णकटिबंधीय से जुड़े बहुत प्रश्न हैं दोस्तों। जैसे उष्णकटिबंधीय घास के स्थल को आपको पता है कि पूर्व अफ्रीका में क्या कहते हैं, तो पूर्व अफ्रीका में सवाना कहते हैं इसे, है ना, सवाना कहते हैं घास के मैदान को। ब्राजील में कहते हैं कंपोस कहते हैं, ठीक है। वेनेजुला में कहते हैं लोनास कहते हैं, अर्जेंटीना में बहुत सारे नाम है इसके, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है स्नेहक के रूप में, ग्रेफाइट का। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि स्पंज क्या है, क्या है स्पंज, होता क्या है, तो स्पंज जीव है। आंसर यहाँ पे बनेगा राइट आंसर डी होगा। इस प्राणी के शरीर के सतह जो असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिसे ऑस्ट्रिया कहते हैं, यह संघ पेरिफेरा के जंतु है, बहुकोशिकीय जलीय जंतु होता है यह। अगला है एक बीकर जो है 4 डिग्री सेल्सियस से पूर्णतः जल से भरा हुआ है, तो जल ऊपर से होकर बहने लगेगी कब, 4 डिग्री से ऊपर ज़्यादा गर्म किया जाए, 4 डिग्री से नीचे ठंडा किया जाए, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए क्या बनेगा। आंसर बनेगा इसका सी, ए और बी दोनों। जब ठंडा होगा तब भी गिरेगा, यदि ज़्यादा गर्म होगा तब भी गिरेगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है, किसका वृद्धि है यहाँ पे, तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर नंबर यहाँ पे ऑप्शन बनेगा सी हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह भूमंडलीय तापन के मुख्य कारण है। अगला प्रश्न देखें। कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेप्टिकुलम बहुत सी दवाएं से का निविशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, आंसर बनेगा हमारा डी, यकृत होगा। आंसर क्या बनेगा, यकृत। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि लैंप की बत्ती में तेल जो है ऊपर चढ़ता है क्यों, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, क्योंकि कोशिकीय क्रिया परिघटना के बदले में यह ऊपर चढ़ता है। आंसर बनेगा ऑप्शन डी। अगला है कि राइबोसोम की संरचना में होती है, राइबोसोम की संरचना में होती क्या है, तो आरएनए तथा प्रोटीन होता है। आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें कि यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि जो है प्रभावशाली होती है, कौन औषधि प्रभावशाली होती है। आंसर बनेगा रिफैम्पसिन। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। रिफैम्पसिन यक्ष्मा के रोगों के लिए जो प्रभावशाली औषधि है यह। अगला प्रश्न देखें कि जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप यानी पेस्ट में मिलाया जाता है तो इसका रंग क्या हो जाता है, इसकी रंग क्या हो जाती है दोस्तों, तो आंसर इसकी क्या बनेगी, राइट आंसर बनेगी ऑप्शन सी। कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है ना। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, तो आंसर बनेगा सी। आर्द्रता के बढ़ने पे वायु में ध्वनि का वेग जो है कम हो जाता है।
ये कथन सही नहीं है, आंसर बनेगा सी। अगला प्रश्न देखिए कि किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर का उपमा प्रदान किया गया है। तो किसको प्रदान किया गया है, आंसर बताइएगा। राइट आंसर बनेगा बी, तुलसी के पेड़ को बोला गया है ना शाकीय डॉक्टर, भारतीय डॉक्टर। अगला प्रश्न देखिए कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लेप होने का स्पष्ट जाता है, क्या चीज का स्पष्ट जाता है दोस्तों, तो यह जाता है उपार्जित लक्षणों के वंशानुगुणित से। आंसर यहाँ पे बनेगा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु यानी वायरस पर प्रभावी नहीं होती है क्योंकि इसमें डैश का अभाव होता है। इसमें किस चीज का अभाव होता है, कोशिका भीति की अभाव होती है। आंसर बनेगा सी, कोशिका भीति। अगला प्रश्न है हमारा कि क्वथन होता है, क्वथन होता क्या है, तो क्वथन होता है एक निश्चित तापक्रम पर, एक निश्चित तापक्रम पर क्वथन होता है। आंसर बनेगा ये क्वथन। अगला हमारा दिया है कि सोडियम का हमारा इसका मास भी दिया है, एटॉमिक नंबर भी दिया है। तो वन जो है बीटा उत्सर्जन के बाद होने वाला पदार्थ कौन सा होगा, कौन सा होगा पदार्थ, तो आंसर बताइए। आंसर बनेगा मैग्नीशियम, आंसर ए बनेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, ठोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है हमें बताना है। तो आइए इस कथन को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा कथन गलत हो रहा है। देखिए पहला कथन क्या बोल रहा है कि किसी ठोस का आकार और आकृति निश्चित होती है जो स्वतः परिवर्तित नहीं होते हैं। तो आंसर बिल्कुल सही बोल रहा है। किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। तो ये हमारा आंसर बी राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। किसी ठोस के संघटक कणों के बीच लगने वाला अंतराल अणुक बल के प्रबल होता है जो अणु के स्थिर बनाए रखता है, बिल्कुल सही है। ठोस में संघटक कण एक दूसरे के बहुत निकट उपस्थित हो, बिल्कुल सही है। तो आंसर यहाँ पे बनेगा हमारा बी। अगला प्रश्न देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, कौन से रंग में सबसे अधिक होगी, तो आंसर बनेगा डी, लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा होगी। अगला है कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा, सरल लोलक का आवर्तकाल बताइए, अनंत होगा। आंसर बनेगा ए। अगला है नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में चिन्हित उपकरणों का नाम हमें बताना है। तो इसमें यहाँ पे देखना है आपको और इसका नाम बता देना है कि क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं इसका, ये जो है हमारे पास फिगर, ये इसमें देखिए ये पहला है और ये दूसरा, इसका नाम बताना है आपको क्या होगा। तो इस वाले का नाम हम लोग क्या रखेंगे, इसका नाम रखेंगे वोल्ट मीटर और इसका नाम रखेंगे अमीटर। तो आंसर हमारा बनेगा राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए कि एक ऐसे उदाहरण जिसमें विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरित स्पष्ट हो। विद्युत धारा से बल्ब का जलना, विद्युत धारा से बल्ब का जलना ये कहलाता है विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होना। आंसर बनेगा यहाँ पे बी। और ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, माइक्रोफोन, है ना। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है, ट्यूबलाइट बदलता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर बदलता है। अगला देखिए, सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग डैश के जगत में भाग होता है, किसमें होता है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी, प्लांटी। राइट आंसर हो जाएगा डी, प्लांटी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु जो है 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक बहती है, इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, कितनी होगी। तो आइए इसको देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों कि विद्युत ऊर्जा खपत इक्वल होता है P इंटू टी, है ना, शक्ति इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। तो P के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इंटू आई लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटू टी तो रहेगा ही रहेगा। तो V दिया है, I दिया है, T दिया है, सब रख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए इसको सब रखिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 220 वोल्ट दिया हुआ है, एम्पियर हमारा दिया है 0.2, मल्टीपल टाइम भी दिया है 10। इसको मल्टीपल कैलकुलेशन करिए, ये 10 हो जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल, यानी इसको मल्टीपल 440, कितना आ गया हमारे पास 440 आ गई। और देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 10 मिनट्स है इसको हम लोग सेकेंड्स में कर देंगे, 10 मिनट्स को सेकेंड में, यानी मल्टीपल 60 करना है यहाँ पे। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास
26,400, 26,400 जूल। आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अगला बोल रहा है कि किसी समबाहुभुज में जिसके आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग का अनुपात 5:1 है, तो समबाहुभुज में कुल कितनी भुजाएं होगी ये हमें बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों अति महत्वपूर्ण, यदि आपसे नहीं बना तो कोई बात नहीं, बनाइए इसको। देखिए हमारे पास दिया है आंतरिक कोण का होता है फॉर्मूला n-2 इंटू 180/360, ये होता है बाह्य कोणों का योग। इक्वल दिया हुआ हमारे पास इस दोनों का रेशियो, तो 5/1 ऐसे करेंगे। 1 0 से 1 0, ये 18 2 जा। कैलकुलेशन करिएगा, x-2 इक्वल 10 होगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। आंसर क्या बनेगी, सी। अगला प्रश्न देखिए कि एक दुकानदार जो है प्रत्येक सामान के अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता है। 8% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा, हमें बताना है। तो आइए देखते हैं हम लोग कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखिए यहाँ पे जो दिया हमारे पास, यदि आपसे बन गया तो बहुत अच्छी बात है। देखिए हम बना के देखते हैं, MP मार्क प्राइस बाई CP कॉस्ट प्राइस। देखिए MP यानी हमारा कितना है, 8% लाभ कमा रहा है, 100 प्लस 8 होगा। हमारा कॉस्ट 10% का छूट दे रहा है, तो 100 माइनस 10 होगा, यानी कितना हो जाएगा 108/90। कितना का डिफरेंस हो रहा है, 18 का। 18% का वृद्धि हो रहा है, तो 18 का जो वृद्धि हो रहा है कितने पे, 90 पे हो रहा है, गुन्ने कितना 100 से हो रहा है, काटिए इसको 5 टाइम्स में, ये 20 टाइम्स में, यानी क्रय मूल्य में जो है वृद्धि कितना प्रतिशत हो रहा है, कितना प्रतिशत अधिक हो रहा है। यही ना पूछ रहा है कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक हो रहा है, तो 20%। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए कि 3 क्रमागत बट्टा दिया हुआ 30%, 20%, 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। ये तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि ये समतुल्य बट्टा मतलब कि सीधे घटा दीजिए 100 में से। देखिए पहले 100 रखिए, चलिए इधर हम लोग बनाते हैं। पहले हम लोग पूरे 100 लेते हैं, इसमें से 30 हटाना है, तो यानी 70/100 रखिए, मल्टीपल इसमें से भी घटाना है आपको, तो 80 बचेगा बाई 100। इसमें से भी घटाइए तो ये 95 हो जाएगा बाई 100। ठीक है, जो भी इसको काटने के बाद आएगा ये 100 में से आपको माइनस कर लेनी है, ठीक है ना। तो इसको काट लीजिए, ये पूरे कटी, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल यहाँ पे हुई। अब आपके पास बच गई 7 8 जा 56 बाई मल्टीपल 95/100। ये 100 में से आपको घटा देनी है, ठीक है। जो अभी आप कैलकुलेशन करिएगा 56 और 95 में कैलकुलेशन, तो आपके पास आ जाएगी 5320। बाई में 100 तो है ही, तो ये 2 0 से मतलब यहाँ पे आ जाएगी 53.2 आ जाएगी। कितनी 100 में से घटानी है, तो घटाइए, तो कितनी आ जाएगा पास 46.80%। तो आंसर क्या बनेगा 46। ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी हो जाएगी। अगला देखिए, एक फल विक्रेता जो है 1 रुपए में 10 की दर से नींबू बेचते हैं और 40% लाभ कमाता है, तो 1 रुपए में कितना नींबू खरीदेगा, हमें बताना है। तो आइए इसको बना के देख लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो 10 नींबू का विक्रय मूल्य जो है 1 रुपया है। लाभ कितना कमा रहा है, लाभ 40%, ठीक है। तो 10 नींबू का जो है हमारा कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, हमने 100 माना, 140 प्रॉफिट हो रहा है, गुन्ने 1 होगा, तो काटिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा 5 2 से काटिए 2 5 जा 2 7 जा, यानी 5/7 आ गया। 5/7 हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस आया 10 नींबुओं का। अब एक नींबू को खरीदने के लिए कितना हो जाएगा, तो 10 मल्टीपल 7/5 होगा, 5 से काटिए 2 टाइम्स में, 7 2 जा 14। आंसर हमारा आएगा क्या 14। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए कि 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64 निम्नलिखित में से किस अभाज्य संख्या से विभाजित होगी, हमें बताना है। तो देखिए इसमें सब एक कॉमन क्या है आपके पास, 4 के पावर 61, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना। तो चलिए इसको कॉमन कर लेते हैं, 4 के पावर 61 को ही कॉमन करते हैं हम लोग। 4 के पावर 61 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या 61 कॉमन कर लिए तो 1, प्लस यहाँ पे 61 कॉमन कर लिए तो 4,
के पावर 1 तो लिखना नहीं होगा। यहाँ पे कॉमन कर ले तो 4 के पावर 2 और ये कॉमन किए तो 4 के पावर 3 बच गई है ना। अभी सबको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 के पावर 3 करने पे क्या हो जाएगी 64, और इसको कैलकुलेशन करिए 16, ये तो 4 ही रह जाएगा और ये 1, सभी को ऐड करते हैं तो कितनी आ जाएगी 85, और ये 4 के पावर 61 ही रहेगी। 4 के पावर है 61, तो 85 ये किससे डिविजिबल है 85, इससे तो होगी नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, तो आंसर हमारा बन रहा है ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है क्या है कि 2.3 का होल क्यूब माइनस 0.027 बाई 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09 का मान हमें बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब से निकाल लेंगे, उसकी फार्मूला जो होती है उसका यूज़ करके। तो भाई ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका फार्मूला यूज़ करते हैं हम लोग। हमारे पास है 2.3 की होल क्यूब, और यदि 27 को हमें फाइंड करना है तो इसे हम लोग लिखना होगा 0.3 का होल क्यूब करना होगा, तभी तो आएगा हमारे पास 0.027। देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब होता क्या है, पहले ये भी ये जान ले। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो बस यही रखना है हमें, और नीचे तो दिया हुआ ही है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो बस यही रखिए। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो ये कैंसिल, यानी ए माइनस बी बच गया। तो ए मेरा क्या है 2.3 है और बी मेरा क्या है आपको बताए हैं 0.3। बस इसमें से घटा दीजिए, इसमें से इसको घटाइए तो कितना बचेगा 2। आंसर हमारे पास क्या बच गया ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए कि एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके मित्र को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 रुपया हो तो कुल धन कितना था। कुल धन कितना था दोस्तों, ये हमें बताना है। तो पहले व्यक्ति से प्राप्त जो है 3/8 है, यहाँ पे देख रहे हैं, और शेष क्या है तो x में से 3/8 को हटा लीजिए, तो यानी 8 में से 3 गया तो 5/8 बच जाएगा। x में रखते हैं इसको, और दूसरे व्यक्ति को क्या कह रहा है, दूसरे व्यक्ति को फिर 3/8 भाग, शेष को 3/8 भाग मिलता है। तो अब जो शेष हमारे पास 5/8 बच गया, इसका 3/8 तो मल्टीपल करिए 15 और बाई 64, यही ना आएगा दूसरे वाले की। तो बस दोनों को बोल रहा है क्या करने के लिए, माइनस करने के लिए। तो कितना आ रहा है, दोनों का अंतर 36 है, बहुत सिंपल है। तो रखिए हम लोग दोनों निकाल लिए, हम लोग दोनों का वैल्यू रखिए। एक आया है मेरा 3/8 एक्स है, माइनस एक आया है 15/64 एक्स इक्वल 36 है। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 64, ये आ जाएगा 24 माइनस 15, ये सब एक्स में है, ठीक है ना, इक्वल 36। 24 में से 15 घटाइएगा तो 9, 9/64 इक्वल 36, काटिए 4 टाइम्स में, यानी x की वैल्यू आपके पास 64 मल्टीपल 4 कितनी आ जाएगी 256। तो आंसर हमारे पास कौन सी बन गई, राइट आंसर ऑप्शन सी बन गई। अगला प्रश्न देखिए, वह मूलधन क्या है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपया है। तो ये कैसे निकलेगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, थोड़ा ट्रिकी है यहाँ पे देखिएगा तो आप। जैसे यहाँ पे बोल क्या रहा है कि मूलधन क्या होगा जिसके दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि 10% वार्षिक दर से 132 रुपया है। तो देखिए हम लोग CI जो है हमारे पास दिया हुआ है, सीधे हम लोग ट्रिक पे ही इसको बनाते हैं। जैसे ये टोटल हमारा 10% है, ठीक है ना, तो 10 प्लस 10 इंटू 10/100 करते हैं, 20 से 20, क्योंकि लॉन्ग से आप बनाइएगा तो लॉन्ग से भी बना सकते हैं, लॉन्ग वाला भी बता देंगे, ठीक है। बाई फार्मूला का यूज़ होता है, हम शॉर्ट पहले बताते हैं उसके बाद लॉन्ग वाला भी बता देते हैं, ठीक है। ये पूरे 100 से पूरे 100 कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास क्या बच गया, इधर 1 बच गया और ये 10, यानी टोटल हमारा आया 11% है ना। तो अकॉर्डिंग टू हम लोग प्रश्न देखेंगे कि ये 11% जो आया है किसके बराबर है, ये हमारा 132 के बराबर है। तो ए की इक्वल कितना हो जाएगा 132/11। तो इसको काटिए कितना टाइम्स में कटेगा 12 टाइम में, तो हमें टोटल चाहिए 100% का, 1200 हो जाएगी। आंसर हमारा 1200, ऑप्शन बी आएगी। और देखिए लॉन्ग प्रोसेस से आपको बता देते हैं, तो इसका फार्मूला होता है P/1 प्लस R/100, जो आपके पास टाइम है वो रखिएगा n, माइनस P/1 प्लस
r/100 इक्वल आपको 132 रखना है। बस इसी पे तो बनाना है। तो ये कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो जा रही है ना, इसी कारण हमने शॉर्ट में बताया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोल रहा है कि आपके पास अंक दिया है 0.147 प्लस 0.089 की होल स्क्वायर माइनस 0.147 माइनस 0.089 की होल स्क्वायर बाई 0.147 इंटू 0.089 को सरलतम करने का मान हमें बताना है। तो आइए इसको हम लोग सरलतम करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, a प्लस बी, एक है a माइनस बी, लेकिन क्या है बीच में माइनस भी है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जो है और इस वाले में ये दोनों स्क्वायर है ना, तो आइए इसको हम लोग करते हैं। सीधे से ये नंबर नहीं रखिए, बस ए बी याद रखिए कि इसको ए हम मान लेते हैं, इसको बी, इसको ए, इसको बी, ठीक है। बस इसी पे बनाना है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है माइनस ए माइनस बी की होल स्क्वायर दिया हुआ है बाई ए बी है ना। तो ये ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। अब यहाँ पे देखिए माइनस से मल्टीपल करना है, तो माइनस यहाँ पे रखिए, पहले इधर ब्रैकेट में ही रख के इसको कर लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगी, ठीक है, बाई ए बी होगी। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये तो सेम ही रहेगा, रखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो सेम। लेकिन इधर माइनस वाला था तो माइनस से कैलकुलेशन करिएगा, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये प्लस में 2ab आ जाएगी बाई ए बी। ये देखिए एक प्लस में, ये माइनस में, प्लस में माइनस में कैंसिल। अब आपके पास बच के 2ab प्लस, ये भी 2ab प्लस, यानी 4ab और बाई ए बी। तो ए बी और ए बी कैंसिल, यानी आंसर आपके पास आएगी कितनी, 4। तो राइट आंसर बनेगी कितनी, डी। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि ए तथा बी एक कार्य को 45 दिनों में तथा 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। कुछ दिनों के बाद ए छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को बी 23 दिनों में पूरा कर लेता है। तो ए कितने दिनों के बाद यह छोड़कर काम गया है, इसके बारे में हमें बताना है। तो इसको निकाल लेते हैं हम लोग और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। टोटल आपके पास तो जो दिया है वो रखिए, ए और बी। देखिए ए जो काम करता है 45, बी करता है 40, दोनों का हमें एलसीएम लेना होगा। 360 आता है, ये 8 टाइम्स में, ये 9 टाइम्स में आएगा, ठीक है। बी द्वारा 23 दिन में किया गया कार्य कितना है, तो यही ना बी कर रहा है, इसकी इफिशिएंसी 9 गुने 23 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 207 यूनिट टोटल करेगा। टोटल कितना है 360, 360 में से 260 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 153 यूनिट। ये 153 यूनिट जो है कौन करेगा, दोनों मिलके कर रहे हैं ना। 153 यूनिट जो है वो 8 और प्लस 9 यानी 153 बाई 17 हो जाएगा, ऐड करिएगा तो काटिए इसको 9 टाइम्स में। यानी जो आपको ये छोड़ के गया था, ये कितने दिनों काम करने के बाद छोड़ा था, तो 9 दिन तक। आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर 9 दिन होगा। ए ने कितने दिन काम छोड़ा, 9 दिन छोड़ा। अगला प्रश्न हमारा कि एक दुकानदार छपे मूल्य पे 8% बट्टा देकर पुस्तक बेचता है और 15% मुनाफा कमाता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का क्या अनुपात होगा, हमें बताना है इसका। तो हम मान लेते क्या है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कैसे बनते हैं इसका। जैसे क्रय मूल्य हमारे पास दिया हुआ है सीपी बाई मार्क प्राइस इक्वल, जो हमारे पास 100 हमने सपोज करा, जो हमारे पास छूट है वो रखेंगे, डिस्काउंट जो है, और इसका जो है हमारा जो प्रॉफिट है वो रखेंगे। तो आइए रखते हैं, डिस्काउंट कितना है हमारा 8% बट्टा, तो कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो रहा है 15 का, कितना हो जाएगा 115, काटिए इसको 4/5। तो आंसर क्या आ गई हमारे पास 4:5। ऑप्शन नंबर ए बन गई, राइट आंसर ए। अगला देखिए कि 9 आमों में से 120 ग्राम भार वाले एक आम के स्थान पे दूसरे अधिक भार वाले ले लेने से उनकी भार में 20 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बदले गए आम का भार कितना होगा, हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हमारे औसत भार जो है 20 केजी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो 9 आमों का कुल वृद्धि कितना हो जाएगा, 9 गुने 20 कितना हो जाएगा 180, कितना होगा 180। अब हमें नए आम का वृद्धि जो है कितना है 120 और बढ़ कितना रहा है 180, दोनों को ऐड करते हैं, टोटल कितना आ रहा है 300 ग्राम आ रहा है। तो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 300 ग्राम। अगला देखिए, ये तो खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। यहाँ पे फ्रैक्शन का ऐड है,
देखिए ये जो है इसके आगे कुछ नहीं, 1 डाल लीजिए। तो यहाँ पे एलसीएम बस इसको देखते हैं हम लोग, इसका कितना हो जाएगा, 4 2 8 एक 9, 9/4, इसे हम लोग यहाँ पे 9/4 लिख लेंगे। और ये 9/4 है, ये 4 तो हमारी ऊपर चली जाएगी यानी यहाँ पे आ जाएगी। तो 9 3 जा 27 और 4 कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। अब 31 यहाँ पे जो लिख दिए हम लोग ने, यहाँ पे 31 बाई यहाँ 9 है, तो 9 तो अब यहाँ ऊपर आ जाएगी। 31 और 9 में ऐड करिएगा तो कितने हो जाएगा, 40, 41/31, ये 31 हमारे ऊपर चल जाएगी। यहाँ पे 31 से मल्टीपल कर देंगे हम लोग इसको, है ना। जब 31 से मल्टीपल कर देंगे और ये हमारा 40 है, तो 44 जा 160, और इसको इसमें मल्टीपल करिए तो 1 और 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 155 आ जाएगी। इसमें से घटाइए कितनी आ जाएगी आपके पास, 5/5 आपके पास आ जाएगी 40, सो काटिए तो 1/8। तो आंसर क्या बन गए, राइट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, 40 आदमी के 40 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, 30 औरत उसी काम को 40 दिनों में कर सकती है, 50 आदमी और 50 औरत उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे। चलिए बना के देखिए क्या आ रहा है इसका आंसर। देखिए यहाँ पे 40 आदमी के द्वारा 15 दिनों में किया गया कार्य एक भाग है ना, तो 50 आदमी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 50/40 गुने 15 होगा कि नहीं। और इसी प्रकार 30 औरत 40 दिनों में करती है तो एक भाग, है ना। तो इसका कितना हो जाएगा, 50/30 गुने 40 होगा। इसको भी फ्रैक्शन में हम लोग निकाल लेते हैं, 1/12 आ जाएगा। इसको फ्रैक्शन में निकालिएगा तो 1/24 आ जाएगा। तो ये और ये 12 और 24 का एलसीएम होता कितना है, 24 ही ले लेते हैं। 12 और 24 का एलसीएम 24, ये 2 टाइम्स में 1 टाइम्स में कितना हो जाएगा टोटल, 2 1 3, काटिए 3 से 8 टाइम्स में। तो आंसर बनेगा कितना रहा है हमारा, 8 दिनों में। आंसर बनेगा ऑप्शन सी। या फिर दूसरा भी मेथड है यहाँ पे। दूसरा मेथड क्या है दोस्तों, देखिए दूसरा मेथड से ये कर सकते हैं आप कि 40 मैन है, ठीक है, गुन्ने 15 दिन काम करते हैं, 30 औरत है गुन्ने 40 दिन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैन और वोमेन का रेशियो निकाल सकते हैं आप, 2:1 काटिएगा तो 15 2 जा और 40 से 40, तो आप देख रहे हैं ना कि 2 वोमेन इक्वल 1 मैन आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कुल जो हमारा वर्क है 40 गुन्ने 2 गुन्ने 15, तो 50 महिला, 50 मैन और 50 वुमेन की क्षमता, यानी ये कितना 100 हो जाएगी तब तो हम लेंगे ना। तो यहाँ पे लिखते हैं 100 और 50 कितना हो जाएगा, 150 सीधे हो जाएगा 150। और टोटल हमारा अभी जैसे हमने लिखा है 40 × 2 × 15 बाई 150, सो काटिए 0 से 0, 15 से 15, और ये आ जाएगा 4 2 जा 8। तो आंसर हमारा क्या बन रहा है, राइट आंसर ऑप्शन सी बन रहा है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए कि एक 100 मीटर लंबी ट्रेन किसी टेलीग्राफ खंभे को 10 सेकेंड में पार कर सकती है, 500 मीटर लंबी एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा, हमें बताना है। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है ये। देखिए कह रहा है 100 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 500 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। तो आइए इसको बना के देखते हैं। यहाँ पे ट्रेन की गति जो है दूरी बटा चाल होती है, टोटल 100 मीटर हमारे पास दिया है, समय 10 सेकंड दिया है, इसको काटिए तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हमारे पास आ गई चाल। और अभिष्ट जो टाइम है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकल गया दोस्तों, स्पीड निकल गया। अब जो हमारे पास टाइम निकालना है, दूरी बटा गति, दूरी कितना है 500 और 100 यानी 600 टोटल। स्पीड कितना है हमारा 10, काटिए इसको, यानी 60 सेकेंड आ गया, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बन गया। अगला प्रश्न देखिए कि कुछ वर्षों के बाद 1000 रुपये प्रति वर्ष जो है 7.5 मतलब 7 सही 1/2 की प्रतिशत की दर से सरल ब्याज कितना हो जाएगा, 2500 रुपया होगा। तो वर्षों की संख्या हमें बताना है यहाँ पे कि कितनी टाइम लगेगी हमारे पास। तो हम सपोज कर लेते हैं कि टाइम हमारा टी है, देन 2500 माइनस 1000 करिएगा तो आपके पास कितनी आ जाएगी, 1050 आ जाएगी। तो हमारे पास 1500 जब रुपया आ गई है, इक्वल में लिखेंगे कितना, 10 × 15/2 इंटू टाइम लिखेंगे। कैलकुलेशन करते हैं,
15 से ये कटेगा 10 टाइम्स में, ये मल्टीपल हो जाएगा तो t इक्वल 20। हमारे पास टाइम कितना आ गया 20 ईयर। आंसर बन गया सी। देखिए इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने का क्या तरीका होता है, तो नीचे का एचसीएफ निकलता है, ऊपर का एलसीएम हमेशा याद रखिएगा। नीचे का एचसीएफ निकलेगा, ऊपर वाले का एलसीएम। हमारा न्यूमिनेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ फाइंड करना होगा। तो देखिए नीचे का क्या होगा, एचसीएफ 1 ही रह जाएगा। ऊपर वाले का देखिए, क्योंकि ये कोई भी नहीं इसमें से ये होने वाला, सब में 1 कॉमन आने वाला। ऊपर में देखिए मल्टीपल करते हैं तो कितनी आ जाएगी आपके पास 280। 280 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 280 ही तो रह जाएगी ना। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ क्या कि 6 वर्ष पहले कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो 6:5। 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रही है, 11:10 हो जा रही है। तो हमें बताना क्या है, वर्तमान आयु किसका, तो रोहित का। तो आइए निकाल के देखते हैं कि रोहित की वर्तमान आयु कितनी हो जा रही है। देखिए हम मान लेते हैं क्या 6 वर्ष पहले कुणाल की आयु तथा रोहित की आयु क्रमशः कितनी है, 6x और 5x लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ऐड करना होगी यहाँ पे 6 साल पहले और 4 साल बाद, यानी टोटल हो जाएगा 10। इक्वल में कितना हो जा रहा है 11/10। बस क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x की वैल्यू आपके पास बता दे सीधे, x की वैल्यू आपके पास 2 आएगी, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो यहाँ पे, चलिए हम लोग करके ही देख देते हैं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है 6x बाई 5x प्लस 10 इक्वल में हो जाएगा हमारा 11/10। क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो 60x प्लस 100 इक्वल में हो जाएगा ये 55x प्लस 110x। 60 में से 55 यानी 5x, ये 100 इसमें से घटेगा इक्वल 10 हो जाएगा। 5 से काटी 2 टाइम्स में, यानी x की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। तो हमारा रोहित का निकालना था, कुणाल और रोहित। रोहित कौन है, 5x वाले। तो 5 × 2 + 6 इक्वल कितनी हो जाएगी 10 + 6 यानी 16 ईयर्स का हो जाएगा रोहित। ऑप्शन नंबर बनेगा ऑप्शन सी, यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार जो है 12,000 रुपये में एक टेलीफोन 8,800 में एक टेलीफोन टेप को बेचता है। यदि इस व्यापार को उसने टेलीविज़न पर 4% हानि, टेप रिकॉर्डर से 10% का लाभ हुआ, तो उसे कुल लाभ या हानि का परिणाम रुपए में हमें बताना है कि कितना होगा। दोनों को हम लोग ऐड करके भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसको हम लोग बना के देखते हैं क्या हो रहा है। पहले तो हमारा 12,000 पे क्या हो रहा है, 12,000 पे हमें हो रहा है 4% की हानि हो रही है। 4% की हानि यानी 100/96 हो जाएगा। और 8,800 पे हमें क्या हो रही है, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है कितना 10% का। तो 100/110 काटिए इसको, 1 0 से 1 0, 11 से काट दीजिए, 11 8 और 1 0, यानी कितनी हो जाएगी ये 8,000 हो गई, ठीक है। और इसे काटिए 12 बैठ जा 1 और 3 0, काटिए इसको 4 से, 4 2 जा और 4 से काटिएगा 25 टाइम्स में, फिर 2 से काटिए इसको कितना 500। इसको मल्टीपल कर लीजिए तो कितनी आ जाएगी आपके पास, मल्टीपल करिएगा तो एक आ जाएगी 12,500 और प्लस ये तो 8,000 था ही, ऐड करिए तो दोनों का आ जाएगा 20,500 रुपया। तो ये देखिए 20,500 रुपया जो है हमारा क्या आया है, क्रय मूल्य, ठीक है ना। और विक्रय मूल्य हमारा दिया कितना है, तो विक्रय मूल्य जो हमारे पास दिया है 20,800। टोटल को ऐड करते हैं हम लोग किसको, 12,000 और 8,800, तो 20,800 हमारा आया कितना क्रय मूल्य, तो आया है 20,500। तो हमें लॉस प्रॉफिट कितना का हो रहा है, हमने खरीदा 20,500 का, बेच रहे हैं 20,800 में, तो 300 रुपये के हमें प्रॉफिट हुआ। तो आंसर बनेगा 300 रुपया प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी बनेगा, यहाँ पे लाभ हो रहा है 300 रुपये का। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि एक बांस के खंबे को 8 फुट लंबे, 6 फुट चौड़े और 10 फुट ऊंचे वाले घर में रखा जाता है। यदि खंभा फर्श के एक कोने एवं छत के विपरीत कोने को छूता है तो खंबे की लंबाई, तो यहाँ पे विकर्ण निकालना है आपको। तो √(L² + B² + H² होती है ये फार्मूला, बस यही निकाल देनी है। देखिए कितनी है, 8 का 64, इसका 36 और इसका 100।
निकालिए कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड करिएगा 100, इसे ऐड करिएगा 200, 200 हो जाएगी। 200 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो 10 × 10 × 2 कर सकते हैं ना हम लोग। 10 का होता है तो 10 निकाल लीजिए √2, तो आंसर कितनी बच जाएगी हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि हरि, राम, हरि और सुधा साझेदार हैं, साधु साझेदार हैं। इनके द्वारा निवेशित धन जो है 800 रुपया, 900 रुपया, 1000 रुपया। यदि 1 साल बाद उनकी द्वारा उपार्जित लाभ का राशि जो है कितना है, 1080 रुपया है, तो हरि का लाभांश हमें बताना है कि कितना रुपया है। तो यहाँ पे हरि का लाभांश बहुत ही आसान है, कितना है हरि का 900 है। टोटल को लिख दीजिए, कितना कितना है 800, 900 और 1000, सभी को ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2700 आ जाएगा। मल्टीपल 1080, इसको काटिए, 00 से 00, 9 से 3 टाइम्स में, और इसको काटिए, कितना आ जाएगा आपके पास 360। यानी जो हरि की रुपया हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 360, आंसर बनेगा बी। अगला देखिए, प्रदत्त चित्र जो यहाँ पे दिया गया है इसमें ABC है, ठीक है, DEF है, ये क्षेत्रफल दिया है 64 और 48, इसका 64 इसका 48, दोनों त्रिभुज की ऊंचाई h है, BC इसमें 12 दिया है, और इसका हमें EF फाइंड करना है कि क्या होगा। तो इसका निकाल लेते हैं क्या होगा इसका EF। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC जो पहले ये है हमारा त्रिभुज, इसका पहले हम लोग क्षेत्रफल लिखते हैं 64 और बाद में इसका लिखते हैं 48। यह किसके इक्वल होगा दोस्तों, तो 1/2 जो इसका BC है, मतलब बेस इंटू हाइट बाई 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, हमारा h से h कैंसिल होगा क्योंकि दोनों के लिए h समान है, b और इसका b सेम रह गया। तो इसका b कितना है 12, और इसका तो पता नहीं हमारे पास, इसका है टोटल 64, इसका है 48। काटिए, 12 से कटेगी क्या, ये तो कटेगी नहीं 12 से, इसको मल्टीपल करते हैं हम लोग, वाट इक्वल हो जाएगा 12 × 48/64। अब इसे काट सकते हैं हम लोग क्या, तो काटिए इसको इससे, 8 8 जा 8 6 जा क्या, और ये कटेगा 4 से, 4 2 जा 4 3 जा, 2 से काटिए 3 3 3 जा 9। तो आंसर हमारे पास क्या बन रहा है, राइट आंसर सी, 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि प्रदत्त त्रिभुज दिया हुआ है, EF पैरेलल BC, EF जो है BC के पैरेलल है, AE दिया हुआ है आपके पास, AE दिया हुआ है कितना 3, ठीक है, और AB दिया है 7, ये भी, ये टोटल ये वाला दिया है आपके पास 7, यानी ये कितना है, ये 4 है। CF 6 दिया है, CF जो है यहाँ से यहाँ तक दिया है 6, तो हमें AF निकालना है, यानी ये वाले निकालना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग बनाते हैं इसको हम लोग कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो जब हमारा ट्रायंगल समरूप है एक दूसरे के, तो इसको बनाने का रूल जो होता है AE, यानी ये AE/AB, ठीक है, इक्वल में रखेंगे AF/AC, बस रखिए। AE का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 3, इसका वैल्यू दिया है 7, इक्वल इसका वैल्यू हम लोग x ले लेते हैं, x + 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 3x + 18 = 7x है ना। तो इधर इसे घटा लीजिए, 4x हो जाएगा, 4x इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा 18, इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा 4.5 होगा, 8 नहीं 4.5। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि किसी समानांतर श्रेणी में प्रथम पद 7 एवं पदों की संख्या 21 है, यदि सर्वांतर 5 है तो मध्य पद हमें बताना है कि क्या होगा। देखिए सर्वांतर श्रेणी में पदों की संख्या टोटल कितनी है, 21 है, ठीक है। ये 21 एक कैसी संख्या है, विषम संख्या है ना, और सर्वांतर श्रेणी का जो है मध्य पद क्या होगा, तो मध्य पद जो होगा इसका 21 + 1/2, यानी 22 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 11वां पद होगा। समानांतर श्रेणी का मध्य पद जो है हमारा 7 है, +11 - 1 × 5, ठीक है, ये हो जाएगा 10 × 5 + 7, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगी, +7 यानी 57। आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, राइट आंसर ऑप्शन डी आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, दिया क्या गया हमारे पास कि ये पाई चार्ट दिया गया, ठीक है। इसमें आपको बताना क्या है कि पाई चार्ट मिस्टर राव के परिवार के विभिन्न मदों पर व्यय तथा बचत को दर्शाता है। तो चार्ट के अध्ययन कीजिए तथा उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है ना कि शिक्षा
वस्त्र, शिक्षा कहाँ पे दोस्तों, तो शिक्षा यहाँ पे है, ठीक है। 27 वाला शिक्षा है। वस्त्र, वस्त्र कहाँ पे है हमारा, वस्त्र 18% वाला, ठीक है, ये है। को मिलाकर व्यय की कुल राशि जो है भोजन पर, भोजन ये 90%, व्यय की राशि का कितना परसेंट है, दोनों को ऐड करिए, 18 और प्लस 27, 18 और प्लस 27 को ऐड करिएगा तो कितनी आ जाएगी बस 45, ठीक है, 45 आ गई। और ये 90 दी हुई है, तो बोल रहा है कि भोजन की गई राशि का कितना परसेंट है ये, तो ये 90 है, ये 45, हाफ है, आधा, मतलब सीधे 50%। आंसर यहाँ पे डी, कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी होगी इसमें। अगला देखिए, अगला हमारा रीजनिंग अब आता है यहाँ पे दोस्तों। विशिष्ट कोड में लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, ठीक है, यूनिक कोड में, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, टी से यू ले गया, यानी एक बढ़ाया है, आई, आई 9 पे होता है, ये 2 बढ़ाया है, एम 13 पे होता है, 3 बढ़ाया है, मतलब ऐसे बढ़ते चला गया, इंक्रीज करते चला गया। तो आप भी टी से यू करिए, यू कौन है, बस एक यही तो ऑप्शन है और कोई नहीं, तो आंसर हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अगला देखिए बोल क्या रहा है कि बल्ब प्रकाश, तो अगला दोनों क्या होना चाहिए, अगला दोनों क्या होना चाहिए दोस्तों, तो फ्रिज जो है ठंडा करता है, आंसर ए होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि यू वी एक्स वाई KLNORSUV, तो अगला होगा क्या, तो देखिए ये कैसे बना है, यहाँ से हमारा यू से के गया है, यानी -10, ये 21 पे होता है, ये 11 पे, तो -10 किया। भी से एल गया, ये भी -10, ये एक्स 24 पे होता है, एन हमारा 14 पे होता है, तो ये भी -10, सेम सब में 10 10 माइनस किया है, तो अभी यहाँ पे -10 करते हैं। आर 18 पे 10, इसमें माइनस कीजिए, 8 8 पे एच होता है, ठीक है, एच इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, यानी ये आंसर होगी नहीं, पहली बात है, ठीक है, एच वाला कोई होगा। चलिए नेक्स्ट, एस 19 पे होता है, 19 में से 10 घटाइए 9, 9 पे आता क्या है, आई आता है, एच आई आ गया, ठीक है, यानी अभी भी ए मिल रहा है, ये सी मेरा कैंसिल हो गया, बी या नहीं तो ए आने वाला अभी। चलिए यू 21 पे होता है, 21 में से 10 घटाइएगा तो आपके पास कितनी आ जाएगी दोस्तों, 11, 11 पे होता है के, इसमें भी के है, ठीक है, इसमें भी के है, तीनों अभी मैच कर रहा। लास्ट अब देखिए भी 22 पे होता है, 22 में से 10 घटा लीजिए, 12, 12 पे होता है एल, ये एम 13 पे होता है, तो आंसर तो ये भी कट गए, आंसर बस हमारा बच गया ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, 25 41 दिया है, 36 52 दिया है, 58 32 दिया है, 98 32, तो अगला क्या आएगी, तो देखिए इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे आप इसको पहचानेंगे। 2 से 3 हुआ, 4 से 5 से 6 हुआ, और 4 से 5 हुआ, 1 से 2 हुआ, सब में बढ़ रहा है, तो 9 से 10 होना चाहिए, 10 वाला कौन है, इसमें कोई नहीं, बस एक यही है, ठीक है। 8 से 9 देखिए मैच कर रहा है, 3 से 4, ठीक है, 2 से 3, तो आंसर नंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन गया। अगला प्रश्न देखें कि प्रश्न आकृति दी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना, तो हमारा उत्तर क्या आने वाली है, इसमें क्या आएगी अगली, तो क्या बनेगी इसमें, आंसर खुद देख लीजिए यहाँ पे, आंसर नंबर इसकी बनेगी सी। अगला प्रश्न देखिए कि रोहन हार्दिक से लंबा है, रोहन क्या है, हार्दिक से लंबा है, हार्दिक जो है सुनील से छोटा है, नीजा हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है, सुनील रोशन से छोटा है, तो बताइए कि सबसे लंबा इसमें कौन है, तो देखिए हम यहाँ पे अरेंज कर देते हैं, रोशन जो है सुनील से छोटा है, सुनील जो है हार्दिक से छोटा है, हार्दिक जो है नीजा से छोटा है, और नीजा जो है हैरी से छोटा है, तो इसमें सबसे लंबा कौन आ रहा है, यही तो आ रहा है रोशन, तो आंसर क्या बनना है हमारा, आंसर ए। अगला प्रश्न देखिए, यदि अनिल सुनील से कम तेज दौड़ता है और सुनील सूरज जितना ही तेज किंतु अधिक तेज नहीं, तो सूरज दौड़ता कितना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे सूरज क्या होगा, सूरज जो होगा दोस्तों ये अनिल से अधिक तेज दौड़ेगा, सूरज जो होगा अनिल से अधिक तेज दौड़ेगा, आंसर यहाँ पे डी बनेगी, राइट आंसर क्या बनेगी, डी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो सुनील है, यहाँ पे जैसे बताते हैं आपको, ये सुनील है, सुनील के बराबर ही तो सूरज दौड़ रहा है ना, ये इससे भी अनिल जो है कम तेज दौड़ रहा है, मतलब कि सूरज ज़्यादा दौड़ रहा है अनिल से और इसके बराबर, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या दिया है हमारा, 108 और 109 दोनों एक जैसा है, तो देखिए 5 से 11 हो कैसे गया, फिर 17, फिर 23, तो 31, तो अगली संख्या क्या आनी चाहिए, देखिए 5 से, यहाँ पे हम लोग देखेंगे गैप कि 5 से 17 कितना बढ़ रहा है, 12, 11 से 23 कितना बढ़ रहा है, 12, 17 से 31 कितना बढ़ रहा है, नहीं 12 नहीं बढ़ रहा है इसमें, इसमें देखिएगा 11 से 23 जो है हमारा कितना इंक्रीज किया है, हाँ 12 ही किया है इसमें भी, ठीक है। 17 से 31 जो है
14 इंक्रीज किया है, ठीक है। तो अगला जो है 23 से अगला भी इंक्रीज करेगा, उसमें भी तो 14 ही ऐड करना होगा ना। तो 14 ऐड कीजिएगा 23 में तो कितना आ जाएगा 37। आंसर बनेगा हमारा ए। अगला देखिए ZXUQL, तो अगला क्या आने वाली है। जेड होता है 26 पे और ये होता है 24 पे, -2 घटा। ये होता है 21 पे तो -3, 17 पे -4 घटा, 12 पे -5 घटा तो -6 घटा दीजिए, तो यानी 6। तो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी। अगला देखिए दिए गए पैटर्न उस संख्या का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति के आ रही है। तो देखिए प्रश्न आकृति पे क्या आएगी हमें दिखाना है। तो इसमें देखिए 80 दिया है 225, तो इसमें क्या आने वाली है। देखिए बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 गुन्ने 4 करिए तो 20, और 20 और इसका स्क्वायर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4, 20 चौका 80 हो जा रहा है। सेम यहाँ पे वही करना है, 3 3 जा 9 और इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। 9 में 25 से मल्टीपल करिएगा तो आपके पास आ जाएगा 225। सेम यहाँ पे कीजिए 4 1 जा 4 और इसका 36, 36 को मल्टीपल 4 से कर दीजिए तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगी 144। आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, ये हमारा प्रश्न जो है 111 से 13 तक देखिए क्या है, इसमें अलग छाटना है। मैदान, घर, कमरा और हॉल, तो ये सभी घर के अंदर ही होते हैं लेकिन ये अलग होते हैं। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर यहाँ पे ए बनेगा। अगला देखिए ये इसमें हमें देखना है कि कौन सा अलग आ रहा है सबसे। देखिए ए से सी, इसमें यहाँ पे ऐसे देखिए ए से बी 1 इंक्रीज किया, सी से डी 1, पी से क्यू 1, आर से 1, जे से के, एल से एम, यू से भी और डब्ल्यू से एक्स होना चाहिए तो वाई। तो आंसर हमारा क्या बन गया डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 15 से 66 हो रहा है, ठीक है। 25 से 59 हो रहा है, 64 से 56 हो रहा है, 73 से 47 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 15 जो है हमारा इसका जस्ट अपोजिट कर रहा है 51, ठीक है ना। 51 में हमें प्लस करना है 1 और +5 जो हमारा पहला नंबर था। तो 1 + 5 कितना हो जाएगा 6, ये हो गया 6 और प्लस हमारा 51 है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 57, है ना। 57 आगे सेम यही कंडीशन करते हैं। अगला 25 को भी हमने चेंज करा है, 52 करना है, प्लस यहाँ पे जो पहले नंबर थी उसे हमें ऐड करना है, 257 हो गई और इसमें ऐड करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास 59, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग 64 है हमारे पास, कितनी आ जाएगी 46 + 6 + 4 हो जाएगी 10 और इसमें ऐड करेंगे तो 56 आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है 73, ये बनेगी 37 और 7 + 3, इसे ऐड करेंगे तो 47। तो आंसर हमारी आ क्या रही है, आंसर हमारी बन रही है राइट आंसर ए बन रही है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न बन रहा है कि नीचे एक पासे के 2 स्थिति दिखाए गए हैं, कौन सी फलक 5 के सामने होगी ये हमें बताना है। तो देखिए 5 के सामने कौन सा होगा दोस्तों, 5 के सामने तो 4 ही बच जा रहा है ना। देखिए कैसे, तो यहाँ पे देखिए सपोज करिए हम लोग क्लॉकवाइज लेते हैं, ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग 5 ही लेते हैं, ठीक है। 5 उसके बाद 2 है, इसके बाद 1 है। तो चलिए यहाँ से हमने 5 2 ऐसे लिया, चलिए हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 2 से ठीक रहेगा, इसमें भी 2 है। 2 1 और 5, 2 1 5 लिया, तो यहाँ से भी हमें 2 4 और 1 लेनी होगी। तो देखिए 2 की जगह पे हमें दूसरा कोई रखना होगा ना, यहाँ पे या तो 6 या तो हमें 3 आने वाले हैं, 6 या तो 3, ये 2 कंडीशनें आ जा रही। तो इस कारण सीधे हम लोग देखेंगे क्या कि 1 1 से मैच कर रहा है, 2 2 से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे 4 जो है 5 के लिए है बस। तो आंसर हमारा इसके लिए आंसर डी बन जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे हमें फिल करना है, ये तो पता ही है दोस्तों, इसके पूरे काउंट करके आपको करना होता है, पूरे पहले काउंट कर लेता है कितना नंबर है उसके अकॉर्डिंग इसमें फिल करना होता है। तो देखिए इसका आंसर आपको बता देते हैं, आंसर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फुलफिल करिएगा तो, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि 16 से 19 में देखना है हमें कि प्रत्येक प्रश्न के एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, 4 में से वैसे बताना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कौन लुप्त है और क्या निकलेगा इसमें। तो देखिए यहाँ जेड से यू गया, फिर डब्लू, फिर आर, तो अगली क्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जेड 26 पे होता है, 26 और ये 21 पे, तो घट कितना रहा है 5, ठीक है। ये 23 पे होता है, प्लस कितना हो रहा है 2, यहाँ पे आर हमारा -5, तो फिर क्या होगा +2 होगा, +2 करिए 18 2 कितना 20 होता है, यानी टी आने वाला है। टी कौन है, एक यही है, तो आंसर तो सीधे ए बन रहा है, पहले टी मतलब यही आ रहा है ना, आंसर ही बने। अगला देखिए इसमें देखिए HP X FNW FN
भी, तो अगली क्या आने वाली है? तो देखिए एच से एफ गया, मतलब कितना, यहाँ पे 2 घटा है, ठीक है ना, क्योंकि 8 पे ये 6 पे होता है, पी 16 पे होता है, ये 14 पे, यहाँ पे भी 2 घटा, एक्स 24 पे, ये 22 पे, ये भी 2 घटा। तो अगला जो कंडीशन आने वाली है उसमें भी 2 घटेंगे हम लोग। तो घटाइए, एफ से 2 यानी डी, डी से आंसर शुरू होने वाली, ये तो आंसर कट गई, अब बच गई हमें 2। इस 14 में से 2 गया तो यानी 12 होने चाहिए, एल होनी चाहिए, यानी ये भी कट गया, अब हमारे पास सी और बी बच गया। अब घटाइए, 22 में से 2 यानी 20 होनी चाहिए, तो ये तो 17 पे, ये होगा नहीं, तो आंसर हमारे पास राइट आंसर बच गया बी। अगला देखिए, 2 6 12 20 30 42, तो अगली संख्या क्या आने वाली है? 56, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। सभी में 4 6 8 10 12 14 बढ़ रही है। अगला देखिए, 102 119 138, तो अगला संख्या क्या आने वाला? 159, आंसर यहाँ पे डी बनेगा, क्योंकि यहाँ से 17, यहाँ से 19, तो यहाँ से 21 जोड़ देंगे। अगला प्रश्न देखिए कि दी गई रेखाकृतियों में वह एक चुनिए जो दिए हुए 3 वर्गों को प्रदर्शित करती है। देखिए पहला क्या है कि 18 वर्ष से कम आयु वाले, मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति और मतदान कर चुके व्यक्ति। तो देखिए ये जो कम आयु वाले हैं ये क्या मतदान कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, तो ये तो अलग बनेंगे। और मतदाता सूची में अंकित व्यक्ति और मतदान कर चुके व्यक्ति, ये लोग तो ऐसे होंगे। तो आंसर हमारा ऐसा कुछ बनना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम लोग, ये ऐसा कोई कंडीशन है क्या? बिल्कुल है। यहाँ पे कौन सा कंडीशन है हमारा? ऑप्शन नंबर ए, तो राइट आंसर बन गया ऑप्शन ए। अगला देखिए, इसमें क्या प्रश्न है हमारा कि कौन सी आकृति जो है दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो कौन सी आकृति पूरा कर रही है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे फुलफिल कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए कि कैट को 57 लिखा गया है, बैट को 58, तो SHE को क्या लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों यहाँ पे जस्ट अपोजिट किया है इसको, ठीक है ना। सी को अपोजिट करके 24, ए का अपोजिट 26 और प्लस टी का अपोजिट कितना हो जाएगा? 7। सभी को ऐड करिएगा तो 57 आएगा। यहाँ पे भी सेम वही करना है, सभी को अपोजिट करके लिखा है 58 आया है, तो इसका भी सब अपोजिट करिएगा तो कितना कितना आएगा? इसका आएगा 8, अपोजिट करिएगा तो एच का करिएगा तो आ जाएगा 90 और ई का करिएगा तो 22, ऐड करिएगा तो आपके पास आ जाएगा 49। तो आंसर बनेगा हमारे पास राइट आंसर बी। अगला देखिए, सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को माई माई लिखा जाता है और तमिलनाडु को क्या लिखा जाएगा? तो वेरी सिंपल है, यहाँ पे देखिए इसको MY यानी मिडिल उठाया, लास्ट उठाया, तो इसका भी एक मिडिल उठाइए, इसका एक और मिडिल, एक और लास्ट, तो एम ए क्या बना? MNU 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 MNU, तो आंसर बनेगा हमारा राइट आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि सांकेतिक भाषा में जो है 24 68 और 5 को इतना लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे 2 को क्या लिखा गया है? 2 को 3, एक बढ़ाया गया, 4 को क्या लिखा है? एक घटाए, एक बढ़ाया एक घटाना, तो 3 से एक बढ़ा दीजिए 4, एक घटाइए 4, 7 से एक बढ़ाना है 8, 9 से एक घटाइए 8, एक बढ़ाना है 2, 4 4 8 8 2, 4 4 8 8 2, आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, हमें विलुप्त यहाँ पे जो लुप्त है वो संख्या बतानी है कि क्या आने वाली है। तो देखिए ये कैसे बनेगी दोस्तों, यहाँ पे 6 और 7 को ऐड करते हैं तो 13 आती है, 13 में से हम 4 को घटाते हैं तो 9 आती है, ठीक है ना। सेकेंड में भी वही हम लोग कंडीशन करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से 3, यहाँ से 2, तो यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 3, तो यहाँ से भी 2, यानी आंसर आनी चाहिए हमारे डी। राइट आंसर बन गया डी। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा बता रहा है, इसमें भी फुलफिल ही करना है कि 12 18 30 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 है, 32 16 32 40, तो यहाँ 8 है, तो 36 18 27, तो यहाँ पे क्या होने वाली है हमें बताना है। तो इसको हम लोग बना के देख लेते हैं क्या बन रहा है इसमें। देखिए इसमें जो हमारे पास तीनों जो दिया है 36 18 और 27, तीनों जो है 9 की गुणज है। इसमें जैसे ये 6 की गुणज है, ये 8 की गुणज है, तो इसमें ये किसकी गुणज है? ये तो सभी किसका गुणज है? 9 का। तो आंसर बन रहा है हमारा सीधे राइट आंसर बी। देखिए इसमें भी फुलफिल करना है, तो देखिए इसमें बहुत ही सिंपल है कैसे बनाना है। 4 5 7 जा 35 और 4 और 6 कितना हो जाएगा? 4 6 जा, ये हो जाएगा हमारा 24। 35 माइनस 24 करिए, 11 बच रहा है, सेम यही करना है। 6 2 जा 12, 3 8 जा 24, इसमें से घटाइए 12, फिर इसमें कीजिए 8 2 जा 16, 4 5 जा 20, 20 में से 16, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 4। राइट आंसर बनेगा डी। अगला देखिए, दिए गए विकल्प को हमें बताना है, इससे कौन अक्षर नहीं बना जा सकता है? कौन सा अक्षर नहीं बन सकता है? तो कॉस्मोस, इसमें डबल एस, एक भी एस है ही नहीं, तो आंसर यहाँ पे बनेगा सी। अगला प्रश्न देखिए
कि राजीव जो है दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, ठीक है, और 2 बार वह किधर मुड़ रहा है, बाईं ओर मुड़ रहा है, और फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब उसकी मुख जो है किस दिशा में है, देखिए यह दक्षिण की ओर चल रहा है, यहाँ पे दक्षिण की ओर चल रहा है, ठीक है। अब बाईं ओर मुड़ने की बात कही जा रही है, तो बाईं किधर हो जाएगा दोस्तों, इसकी बाईं जो है इधर मुड़ रहा है, ठीक है। 2 बार बाईं, इधर एक बार बाईं गया, फिर एक बार बाईं मुड़ जाता है, फिर जो है दाईं मुड़ता है, दाईं इधर मुड़ जाता है। अब उसकी मुख किस दिशा में है, किस दिशा में है दोस्तों, तो आंसर क्या बनेगी इसकी, पूरब में है। आंसर नंबर सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि कमला जो है दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूरब, यानी दक्षिण पूरब ये हो गई हमारी 7 मीटर चलता है, फिर पश्चिम में 14 मीटर, पश्चिम में इधर 14, ठीक है, 14 मीटर जाता है। यहाँ से वह उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कौन हो जाएगा, ये 7 मीटर जाता है, तो वह 4 मीटर पूरब की ओर, मतलब यहाँ तक जाता है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, देखिए ये 7, ये 7, ये 14 है, तो ये भी तो 14 होगी, 4 तो चल चुका है, तो 10 ही ना बच गया, तो आंसर क्या बच गया, 10 मीटर। राइट आंसर बन गया ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि राकेश 20 मीटर पूरब चलता है, ठीक है, 20 मीटर पूरब, पूरब इधर हो गया, 20 मीटर चलता है, 10 मीटर दक्षिण, ठीक है, चलता है बाद में 35 मीटर पश्चिम, ठीक है, 35 मीटर पश्चिम चलता है, 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है, 5 मीटर, ये थोड़ा कर्व हो गई, यही 5 मीटर आधा, मतलब चलिए यहाँ 5, ये हटा दीजिए, 5 मीटर चलता है, फिर 15 मीटर पूरब में चलता है, 15 मीटर पूरब में चलता है, ठीक है, यहाँ तक आता है। वह अब आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, आरंभिक बिंदु तो यहाँ पे था, अब ये किस दिशा में, दक्षिण में है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बी की माँ ए है तथा सी ए का बेटा है, डी ई का भाई है, तो यदि बी ई की माँ है तो डी की नानी कौन है, कौन हो जाएगी दोस्तों, आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 5 मीटर दिए हुए है ना, एम एच से लंबा है जबकि जे छोटा है, जे भी और एस लंबा है, डब्लू भी जो है एच से छोटा है, लेकिन इसमें सबसे छोटा से लंबा है, लेकिन हमें हमें बताना है कि लंबाई के घटते क्रम में किसका स्थान चौथा होगा। तो देखिए हम लोग पहले लिखेंगे जे, इसके बाद एम, इसके बाद एच, तब भी, तब आएगा हमारा एस। तो काउंट कीजिए 2, 3 एंड 4, 4 पे कौन आ रहा है, भी, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे कथन और निष्कर्ष दिया गया, आइए कथन निष्कर्ष को हम लोग पढ़ते हैं। सभी पेन कागज है, कोई भी कागज पुस्तक नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन हमारा क्या बनेगा, सभी पेन जो है, यहाँ पेन क्या है, कागज है, और ये पुस्तक अलग होगा, ठीक है। कुछ पुस्तक पेन है, कुछ पुस्तक क्या पेन है, बिल्कुल नहीं। कुछ कागज पेन है, कुछ कागज पेन है, बिल्कुल सही। तो आंसर हमारा क्या बनना है, सिर्फ और सिर्फ कथन 2 सही हो रहा है, आंसर नंबर बनेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है, ये पेपर फोल्डिंग है, कागज को मोड़ने वाली, देखिए ये ऐसे था, इधर मुड़ा, फिर इसको इधर मुड़े, तो ये हमारा बना, तो राइट आंसर इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर डी। 35 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि एक वर्गाकार कागज को विशेष ढंग से मोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने ऐसा फिगर आएगा, तो कौन से फिगर को हम लोग काट के मोड़ा होगा, तो आंसर क्या बनेगी इसमें, ऑप्शन नंबर ए। इसे हम लोग करेंगे तो ये हमारे पास फाइंड हो जाएगी, तो राइट आंसर बनेगा ए। अगले प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में एक सार्थक हमें बताना है कि क्या होगा, तो सार्थक इसमें बनेगा आपको दोस्तों ए नंबर बनेगा। देखिए ए में क्या बोल रहा है कि पहले ए बीज होगा, तब पौधा बनेगा, पौधा के बाद क्या होगा, तना, तना के बाद आएगी फूल, तभी तो बनेगा ना फल, तो आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यदि इसका अर्थ पिता है, इसका अर्थ पुत्री है, इसका अर्थ पुत्र है और इसका अर्थ पत्नी, तो ये इक्वेशन लेकर आर पी से क्या संबंध है हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे पिता का फॉर्मेशन ये बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से 2 अक्षर के बीच 5 अक्षरों को छोड़कर जो पालन करता है वो हमें बताना है, तो कौन पालन करेगा, देखिए इसमें पालन ये करेगा, आर 18 पे होता है, एक्स 24 पे होता है, और ये कितना पे होता है दोस्तों, 4 पे होता है। तो देखिए इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितनी कितनी है, इसके भी बीच 6 है और इसके बीच 6 है, क्योंकि हमें तो चाहिए 5 वाला, तो सब 5 फॉलो कर रहा है, लेकिन ए ही फॉलो नहीं कर रहा है, तो आंसर हमारा बन गया ए। ये देखिए ये तो आप बहुत ही सिंपल में बना दीजिएगा, इसमें चारों को रख के देख लेना है कौन इससे सेटिस्फाई हो रहा है, तो आंसर आपको बता देते हैं, आंसर नंबर इसका सी बन जाएगा। अगला देखिए, इसको ये बोला जाता है, इसको ये, तो इसको ये, इस पे सभी का वैल्यू चेंज कर देना है, मतलब कि प्लस का डिवाइड डिवाइड का, माइनस माइनस का, मल्टीपल मल्टीपल का प्लस करना है, तो इसका आंसर क्या बनेगी, इसका आंसर बन जाएगी आपकी आंसर नंबर बी बनेगी, 4 हो जाएगी इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, यदि एल को प्लस कहा जाता है, ठीक है, एम को माइनस एन को मल्टीपल पी को डिवाइड, तो हमें ये इक्वेशन, ये भी बहुत सिंपल है दोस्तों, कुछ कुछ सिंपल क्वेश्चन है इसमें,
तो आंसर इसका बता देते हैं आपको, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए हमारा क्या है, कथन और पूर्वानुमान है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, अयोध्या का विवाद जो है 350 वर्षीय पृष्ठभूमि वाला है जो अल्पकाल में नहीं हो सकता है। तो इसका पूर्वानुमान क्या है, अयोध्या के विषय में कुछ समस्याएं हैं, समस्या के हल में लंबा समय लगेगा। आंसर बनेगा क्या, आंसर बनेगा केवल 2 इसमें अंतर्निहित है, आंसर बनेगा बी। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है, वक्तव्य, मैं जब भी परेशानी में होता हूँ प्रभु का स्मरण करता हूँ। पूर्वानुमान क्या होगा कि प्रार्थना से समस्या हल हो सकती है, मनुष्य का परम कर्तव्य प्रभु का प्रार्थना करना है। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा डी। ना तो एक अंतर्निहित है ना ही 2, राइट आंसर बनेगा डी। अगला प्रश्न देखिए, ई को 5 लिखा जाता है, बिल्कुल 5वें क्रम पे आता है, टोटल को सबका वैल्यू रख के, मतलब 8 पे आता है एच, ओ पे 15 होता है, टी 20 होता है, ई 5 होता है, एल 12, सभी को ऐड करिएगा 60 आएगा, इसमें भी ऐड करना है 12, 1, 13 और 2 को ऐड करिएगा तो आंसर आपकी कितनी आ जाएगी, आंसर आपकी 28। अगला देखिए, 2 अंकों वाली संख्या के कितने संयोग से बनाए जा सकते हैं, 8 आ सकता है। कितने आ सकता है दोस्तों, तो यह टोटल आ सकता है आपके पास 11, राइट आंसर बनेगा बी। जैसे क्या, जैसे 18, 28, 58 ऐसे बनना है ना, इसी नंबर से लेके बनाना है, तो टोटल 11 बनने वाली है। देखिए आगामी बोल रहा है यहाँ पे हमारा कैलेंडर से, आगामी कल के 3 दिन बाद, 15 जून था, आज शुक्रवार है, तो महीने के अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, महीने के अंतिम तारीख को बुधवार पड़ेगा, आंसर सी होगा। पासे की 2 स्थिति दिया गया है, ये और ये, तो 5 सबसे ऊपर है तो नीचे क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट बच क्या गया दोस्तों, 1 और 3, 2 और 4, तो 5 के अपोजिट बच कौन सा गया, आंसर बच गया 1, तो राइट आंसर बच गया ए, 6 बच गया बस, पासे में इतना ही ना रहता है। अगला देखिए, अगला है कि एक विवाह में प्रति भोज में कुछ बाराती शाकाहारी थे, कुछ अन्य मांसाहारी थे, एक और समूह जो था मांसाहारी होते हुए भी गोश्त नहीं खाते थे, परंतु एक दूसरे समूह गोश्त खाते थे और मछली नहीं खाते थे। निम्नलिखित उत्तराकृति में से किसके द्वारा ये आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं, तो किसके द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं दोस्तों, आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये जो है शाकाहारी तो सबसे अलग होगा, मांसाहारी में ही ना डिवाइड किया जा रहा, तो आंसर हमारा बी बनेगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें बताना है कि निम्नलिखित रेखांकित में वृत्त के द्वारा ग्रामवासी को प्रदर्शित किया जाता है, त्रिभुज को शिक्षित लोग, आयत को रोजगार लोग अंकित किया गया है, तो कुछ शिक्षित ग्रामीण रोजगार लोग हैं, कुछ शिक्षित कौन है दोस्तों, ये हमारा वृत्त जो है क्या है, ग्रामीण है, ठीक है, ग्रामीण है। हमारा जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ये शिक्षित लोग हैं, ठीक है, शिक्षित लोग हैं। आयत क्या है, आयत हमारा रोजगार है। अब देखिए क्या हो, कुछ शिक्षित, ये कुछ शिक्षित मतलब त्रिभुज, ग्रामीण रोजगार, तो कौन आ रहा है इसमें, तो आंसर बस 4 आ रहा है, तो राइट आंसर देखिए 4, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, बी, राइट आंसर बी हो गया। आशा है दोस्तों पसंद आएगा वीडियो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।